महंगी पड़ चुकी है। 73 लाख डकैती का मुलजिम मुल्तान पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। नमाज के बहाने हथकड़ी खुलवाई और 9-2-11 हो गया। सीपीओ मुल्तान का नोटिस एसएचओ तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज सीआईए बशीर अहमद, सब इंस्पेक्टर कलीम शबीर डोगर, एएसआई मुर्तजा और कांस्टेबल आमिर सईद को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि डीएसपी मुमताजाबाद शेख हफीज को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि मुलजिमान से 30 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। आपको अहम खबर देंगे कि पुलिस को नेकी करना महंगा पड़ चुका है। 73 लाख डकैती का मुलजिम मुल्तान पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। नमाज के बहाने हथकड़ी खुलवाई और 9-2-11 हो गया। सीपीओ मुल्तान का नोटिस, जबकि एसएचओ तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज सीआईए बशीर अहमद, सब इंस्पेक्टर कलीम शबीर डोगर, एएसआई मुर्तजा और कांस्टेबल आमिर सईद को मुअत्तल कर दिया गया है। डीएसपी मुमताजाबाद शेख हफीज को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि मुलजिमान से 30 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। आपको बताते चले कि ये मुल्तान में वाक़या पेश आया। अक्सर वाक़यात में मुलजिम को गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, और इस केस में कुछ अनोखी वारदात सामने आई है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। 73 लाख की बड़ी रकम का मुजरिम था मुलजिम, जिसको पेशी के लिए ले जा रहे थे, और उसने बासानी नमाज का बहाना किया और उसकी हथकड़ी खोल के बगैर किसी सिपाही के उसके साथ भेजे, उसको भेजा गया नमाज के लिए, जहां से वो 9-2-11 हो चुका है। और अब इस वाक़े पर सीपीओ ने भी नोटिस ले लिया है और बेशतर पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि डीएसपी मुमताजाबाद शेख हफीज को भी शोकॉज नोटिस जारी करके इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जबकि मुअत्तल होने वालों में जो एसएचओ और दीगर लोग भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है? जी, ये थाना शाह शमस की हदूद से एक मुलजिम जो है वो फरार हुआ था। मुलजिम जावेद को 3 रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये 73 लाख रुपए की डकैती में मुलव्वस था। 3 मुलजिमान को मजमूई तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस तरह पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए मुलजिम को थाने से बाहर लेकर गई थी, जहाँ पर मुलजिम ने नमाज पढ़ने का बहाना बनाया और इस दौरान हथकड़ी खोली गई। जब हथकड़ी खोली तो मुलजिम चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। इस पर सीपीओ मुल्तान ने नोटिस लिया है और सीपीओ की जानिब से 4 मुलजमान को मुअत्तल करके वाक़े की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। और इसमें जो एसएचओ थाना शाह शमस और इसके अलावा इंचार्ज सीआईए, इन दोनों को भी मुअत्तल किया गया, जबकि एएसआई और सब इंस्पेक्टर को भी इस वाक़े में मुअत्तल कर दिया गया। सीपीओ के मुताबिक इस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी के बाद जो मुलजमान इस मुलाजमीन इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए हैं और जो मुलजिम फरार हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है यासिर, ये भी बताएगा जो इंक्वायरी टीमें तश्कील दी गई हैं उनमें अब कौन कौन शामिल है? जी, एसपी कैंट के जो एक टीम तश्कील दी गई है, एसपी कैंट उसके इंचार्ज हैं और उसकी जानिब से एक छापे मारे गए हैं। दूसरी टीम सीआईए की जानिब से बनाई गई है। सीआईए की खसूसी टीम भी इस हवाले से कार्रवाई कर रही है। मुलजिम की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि जल्द ही मुलजिम को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द मुलजिम को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। आपको बताते चले कि मुल्तान में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर 73 लाख डकैती का मुलजिम मुल्तान पुलिस की हिरासत से फरार हुआ है। नमाज के बहाने हथकड़ी खुलवाई और वहां से बासानी भाग निकला है। सीपीओ मुल्तान ने इस वाक़े पर नोटिस लेते हुए एसएचओ तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज सीआईए बशीर अहमद, सब इंस्पेक्टर एएसआई मुर्तजा और कांस्टेबल आमिर सईद को मुअत्तल कर दिया है, जबकि इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजिम को दोबारा जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर साइबर हमला सरकारी मुलाजमिन पर भारी पड़ गया। एनबीपी की सर्विसेज मुअत्तल होने के बाद बेशतर सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हो चुके हैं। सिस्टम बंद होने के बाद बेशतर सरकारी मुलाजमिन को अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है। अपडेट करते चले आपको मुल्तान से, जहां पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। मजीद इस हमले के हवाले से जानेंगे गौहर अहमद से। गौहर, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, नेशनल बैंक के सर्वर पर हमला जो है वो सरकारी मुलाजमीन पर भारी साबित हुआ है, क्योंकि ताहाल जो बेशतर जो सरकारी मुलाजमीन हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के, उनको तनख्वाहें नेशनल बैंक इंतजामिया की जानिब से जारी नहीं की गई हैं, क्योंकि 4 रोज कबल जो नेशनल बैंक के सिस्टम पर हमला किया हुआ था, साइबर अटैक, उसके बायस जो मुल्क भर में जो नेशनल बैंक की जो सर्विसेज थी उन्हें बैंक इंतजामिया की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था। इस साइबर अटैक के हवाले से बात की जाए तो इस साइबर अटैक की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी
تصدیق کی گئی تھی کہ سسٹم پر حملہ ہوا ہے، جس کے باعث جو ملک بھر میں جو نیشنل بینک کی سروسز ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ تاحال جو ہے ابھی تک جو ہے بیشتر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نیشنل بینک انتظامیہ کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ہماری نیشنل بینک انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، بیشتر جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جو نیشنل بینک کی برانچیز ہیں ان میں چند ایک جو برانچیز ہیں شہر کے حوالے سے ان میں کام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیشنل بینک انتظامیہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سائبر اٹیک سے مکمل طور پر سسٹم کو پاک کرنے کے بعد جو ہے تمام جو سسٹمز ہیں، تمام جو اکاؤنٹس ہیں، مختلف جو کھاتہ جات ہیں ان کے اوپر کام کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ اور نیشنل بینک انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے مختلف جو برانچیز ہیں وہاں پر سنگل کمپیوٹر کے ذریعے جو تنخواہوں کی ادائیگی کے کو مکمل محفوظ بنانے کے بعد سروسز کو بحال کر دیا جائے گا۔ گوہر بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ادھر بہاولپور کے شاہی بازار میں دن دہاڑے دکان میں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ دکاندار نے پولیس کو چوری کی CCTV فوٹیج بھی دے دی۔ تھانہ کوتوالی نے 12 روز گزر گئے مگر مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ محمود بتائے گا اس واردات کے حوالے سے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک دکان پر جہاں پر بہاولپور شہر کے شاہی بازار میں یہ دکان ہے جو کہ مین بازار میں چلتے ہوئے یہاں پر چلتی دکان میں مین بازار میں دن دہاڑے چوری کی واردات ہوئی۔ شہری نے درخواست دی لیکن تھانہ کوتوالی میں تاحال ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہی سے سنتے ہیں کیا معاملہ ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 دن ہو گئے میری چوری ہوئی تھی، میں ذرا سامنے گیا تھا اور پیچھے سے سارا میرے تالے اٹھا کے لے گیا، پیسے اٹھا کے لے گیا۔ 10 دن ہو گئے میں تھانے کے چکر لگا رہا ہوں، میری سنوائی کوئی نہیں ہو رہی، نہ ہی کسی پولیس والے نے میرے سے پوچھا ہے کہ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ CCTV فوٹیج دی تھی اپنی؟ جی سب کچھ دے دیا تھا، بلکہ اس کو کیا میں نے پورے محکمے کو CCTV بھیج دی۔ پہلے بھی آپ کی کوئی چوری ہوئی تھی؟ جی پہلے بھی یہی بندہ کئی دفعہ چوری کر گیا، پہلے بھی یہی بندہ کئی 14 دفعہ چوری کر گیا، دن دہاڑے چوری کرتا ہے۔ شہری نے درخواست دی ہے، CCTV ہے لیکن جی ٹھیک ہے محمود، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور خبر یہ ہے کہ لیا کی تحصیل کیروڑ میں دریائی کٹاؤ کی شدت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دریائی کٹاؤ کے بعد سرکاری اسکول بستی ٹوٹن کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسکول متاثر ہونے پر محکمہ تعلیم متبادل انتظام نہ کر سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے زاہد سرفراز سے۔ زاہد اپڈیٹ کیجیے گا۔ کروڑ لالیسن کے نشیبی علاقے میں دریائے سندھ کی تباہیاں جو ہیں جاری ہیں۔ اس وقت اگر بات کی تو دریائی کٹاؤ کی وجہ سے جہاں دیگر نقصانات ہوئے ہیں وہیں پر تیسرا سکول جو ہے وہ بھی اس وقت دریائی کٹاؤ کے زد میں آنے کی وجہ سے اس سکول کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر بستی محمود ٹوٹن کے اندر بستی محمود ٹوٹن کا جو گرلز پرائمری اسکول ہے وہ اس وقت اس کی تمام جو کمرے ہیں، کلاس رومز ہیں، 4 دیواری ہے اور دیگر جو جہاں پر اسکول کے عمارت ہے اس کو مسمار کرنے گرانے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ اس کو مٹیریل کو بچایا جا سکے۔ اس وقت اگر بات کی تو اب سکول جو ہے جیسے ہی دریائی کٹاؤ کے زد میں آیا تو اس کی جو تمام کلاسز تھیں، جو سٹاف تھا ان کو چھٹیاں کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکول کی جو بلڈنگ کے جو مٹیریل ہے اس کو مقامی ذمہ دار کے بازار ڈپھی کے موقع پر اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس مٹیریل سے جو ہے مزید نیا سکول بنایا جا سکے۔ کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا مشکلات تھیں بالا تعلیم بھی ہونا چاہتی تھی؟ جی بالکل، پہلے سکول ہی تھا، تقریباً 300 سوا 300 بچہ پڑھتا ہے بچی تے وہ ضائع تھی گئی۔ ہوں سارا یہ مطالبہ ہے کہ ساکو سکول دا مٹیریل لگا ساڈا دن پہلے تو مطالبہ سونا کتنے بھی سکول تو شفٹ کر دے سو، لیکن کچھ ملبہ بئی سائڈ تے ویندا پے، کچھ ملبہ فتح پور ویندا پے، کچھ کتھیں ویندا پے، تھوڑا ملبہ ہے جڑا سارے کول اتھاں سٹیندے پے۔ سارا مطالبہ ہے کہ سارے کول اے جڑا سکول ہے سارا ساکو اگاں شفٹ کر دین، اتھاں ہی کر دین جتوں دے اے مقامی لوگ اتھوں والے ہیں جتھاں گئے بیٹھن۔ سارا کیا نقصانات ہیں ہن تے نقصانات کتنے تھی چکے ہیں؟ نقصانات سے بہت سارے تھی چکے، رقبے سارے ڈھائے گئے، آبادی ساری 200-250 گھر دی مشتمل ہے وہ بھی ساری ختم تھی گئی۔ یہ سکول ہے یہ بھی ڈھوایا ویندا پے، گھر بھی سامنے میرے گھر ہیں یہ بھی ڈھوائے ویندے پین۔ گورنمنٹ کن ساری اپیل ہے کوئی سپر بن، کوئی گیٹ وال، کوئی TR سب کو بنا دیتی ونجے، چلو مزید اگاں کوئی ویسے شہر مقام جن کے وہ بچ ونجے۔ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر دیگر نقصانات ہوئے، گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے، ساتھ ساتھ فصلات دریا کی لپیٹ میں آئی اور اب سرکاری اسکول جو ہیں وہ لپیٹ میں آنے کی وجہ سے جو بچوں کی تعلیم ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اور مطالبہ طور وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کر یہاں پر جو ہے دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ زاہد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے 5 اہم سیکرٹریز تعینات نہ ہو سکے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، ہائر ایجوکیشن، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سیکرٹریز سے محروم ہے، جبکہ سیکرٹری ہوم اور لا بھی اپنے عہدے پر براجمات نہ ہو سکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محسن ملک سے۔ محسن بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से जो बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उसमें अब जान बढ़ती जा रही है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं इस मामले को पेंडिंग हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती दिखाई दे रही हैं। सेक्रेटरीट हुकूमत पंजाब ने ज़रूर बना दिया, लेकिन अभी तक उसको फॉल मुकम्मल तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सेक्रेटरीट मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में इस वक्त भी इजाफी जो सेक्रेटरीज तैनात किए थे उसके बाद से 5 सेक्रेटरीज एब्सेंट हैं, यानी कि उनकी तैनाती नहीं हो सकी, जिसमें होम डिपार्ट जो कि बड़ा अहम डिपार्ट है उसके सेक्रेटरी अभी तक तैनात नहीं हुए। इसके साथ साथ लॉ डिपार्ट के भी सेक्रेटरी अभी तक नहीं तैनात हुए। लियाकत चड्ढा जो कि हाउसिंग के सेक्रेटरी थे, उनकी 1 माह हो गया है ट्रांसफ़र हुए, लेकिन ये भी ओहदा अभी तक खाली है। 5 ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो कि अभी तक तैनात नहीं हुए, और तैनाती के बाद जब से रूल ऑफ बिजनेस बने उसके बाद इन तैनातियों के ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा खला पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग हैं जिनको पहले लाहौर नहीं जाना पड़ रहा था, अब उनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल मरला है। इस वक्त जनूबी पंजाब के लोगों के लिए बेचैनी का बायस बन रहे हैं। हुकूमत ने जो वादा किया था वो पूरा तो किया, लेकिन उसके ऊपर पूरे तरीके से इसको फॉल नहीं किया। और बहुत ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। सोशल वेलफेयर पावर व्हील चेयर यूनिट का काम ताखीर का शिकार, फंड्स की कमी के बायस तामीराती काम मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है। अपडेट करते चले आपको, सोशल वेलफेयर पावर व्हील चेयर यूनिट का काम ताखीर का शिकार है। फंड्स की कमी के बायस तामीराती काम मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहाल बिल्डिंग का 60% काम ही मुकम्मल हो सका। 14 करोड़ की लागत से पहला पावर व्हील चेयर यूनिट तामीर किया जा रहा था। पावर व्हील चेयर यूनिट में माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स बनाई जाएंगी। उधर बल्दियाती इदारों की मुद्दत दिसंबर में खत्म होने का खदशा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान का हंगामी बजट इजलास हुआ। डिप्टी मेयर मुल्तान की हर यूनियन काउंसिल को 40 लाख फंड्स देने की नवीद। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, बल्दियाती अदारे बहाल होने के बाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाकायदा तौर पे बजट इजलास है 4 नवंबर को तलब किया है, और इस हवाले से मुल्तान शहर के अंदर जो तरक्याती काम होंगे उसकी स्कीमें भी तलब की गई थी, उनके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। कौन कौन से तरक्याती काम होने जा रहे हैं, कितना जो बजट है वो एलोकेट किया जा रहा है, हम जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुनव्वर एहसान कुरैशी साहब। बल्दियाती अदारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहाल हुए, और अब हम इंशाल्लाह अपना दूसरा इजलास जो है बजट इजलास करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम यूनियन काउंसिलों में हमने 40 लाख रुपए का जो है फंड हर चेयरमैन को दिया है, और मुल्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो हमसे इक़दामात हो रहे हैं या हमसे हो सकेंगे हम कदम उठाएंगे, और इस मुल्तान को इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम इसको 4 चांद लगा दें। अच्छा ठीक, जिस तरह आप बता रहे हैं 4 चांद लगाएंगे, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन कौन से तरक्याती काम कराने जा रहे हैं, और ये भी बताएं अभी तक यूनियन काउंसिल्स बहाल नहीं हुए। आपको तो दफातर मिल गए हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन अभी परेशान है। जी बिल्कुल, ये हुकूमत जो है इसकी तो अतुलवसा कोशिश है कि ये हमारे कामों में हर्डल अटका रही है, ये हमें काम नहीं करने देना चाहते, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, उसके ऑर्डरों से हम बहाल हुए हैं। तो ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरह काम करने से रोका जाए। मुल्तान शहर के अंदर मसाइल हैं, लोग भी इसी इंतजार में। यूनियन काउंसिल को 40 लाख के फंड दिए जाएंगे। अमजद शुक्रिया आपका। मुल्तान के हल्का N154 में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। अड्डा बोस्टन से मुख्तलिफ बरादरियों के रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर मोही का कहना है कि मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। अपडेट करते चले आपको कि उनका मजीद कहना था, पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अहबाब के हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं। मुस्लिम लीग अपने वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून में खेड़ा बरादरी, रा बरादरी और मोहाना बरादरी ने शमूलियत का ऐलान किया है। करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। घरेलू सिलेंडर और LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा जारी है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी महंगाई से बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी पहले ही परेशान हैं, और गुज़िश्ता रोज़ LPG की कीमतों में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद
LPG डीलर्स भी इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं। मौसम की तब्दीली हो रही है, इस हवाले से शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि सर्दियों में गैस प्रेशर में भी कमी हो जाती है और LPG का बढ़ना यकीनन बायस तशवीश है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक बार फिर LPG की कीमतों में इजाफा हो गया, किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप गैस की बात करें तो रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सुई गैस की सप्लाई होती नहीं है। अब जो सर्दी आएगी सुई गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ जो है हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतों में इजाफा जो है ये मतलब शहरियों पर, हम जैसे गरीब लोगों पर किसी बम के मुतरादिफ है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में वैसे दिन ब दिन इजाफा है, उधर पेट्रोल और अब LPG भी। हमारी मुतालबा है इस हुकूमत से जो आवाम को तमाम तर रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, खुदारा कम अज़ कम महंगाई पर ज़रूर कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है। इनकी जानिब से यही कहा गया है कि ज़िला इंतजामिया, दीगर मुतल्लिक़ा इदारों और गवर्नमेंट। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। ओगरा की जानिब से LPG गैस की कीमत में 13 रुपये 20 पैसे फी किलो का इजाफा देखा गया है। मजीद बात करेंगे अली हसन से। अली बताइएगा। हुकूमत की जानिब से अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया है। ओगरा की जानिब से 13 रुपये 20 पैसे फी किलो गैस बढ़ा दी गया है, जिससे गरीब दिहाड़ीदार तबका जो है शदीद मुतासर होगा। इस समय से शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। बताइएगा कि LPG के रेट बढ़े हैं, इस हवाले से गरीब दिहाड़ीदार तबके पे क्या असरात होंगे? जी बहुत ज़्यादा असरात पड़ रहे हैं इसके ऊपर, तो गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि LPG को पुराने रेटों पर लाया जाए और गरीब का चूल्हा जलने के लिए आसानियां पैदा की जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि जो LPG के रेट कम किए जाए। मजीद एक शहरी और मौजूद है, ये बताइएगा कि ये रेट बढ़ रहे हैं, इस सवाल से आप क्या कहते हैं? जी, ओगरा की जानब से LPG रेट बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। पहले ही चीनी का रेट बहुत ज़्यादा, घी का रेट बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब गरीब वहाँ पिस के रह गई है। अब चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो गया है चलाना, कि घर के अखराजात बंदा कैसे पूरे करें। LPG, हमारा मुतालबा है कि LPG रेट जो है उनके रेट को मुनासिब किए जाए, कम किए जाए इनके रेट LPG के। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि पहले भी आवाम जो है गुर्बत में पिसी हुई है। अब जो LPG का रेट बढ़ाया है, इससे जो गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर होगा। इनका हुकूमत से अली बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। किसान दोस्त का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में ज़रूरी आलात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखा गया है। ज़रूरी आलात की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। या बिल्कुल, किसान दोस्त का दावा करने वाली मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़रूरी आलात की जो कीमतें हैं वो भी आसमानों को अब बातें कर रही हैं। महंगाई की अगर बात करें तो लोहा महंगा होने की वजह से ज़रूरी आलात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। मैं तो मौजूद हूँ कैसी वर्कशॉप पर, जहाँ पर जो है वो काश्तकार कुछ खरीदने आए, उनसे बात कर लेना। बताइए कि जी आप क्या खरीदने आए हैं और कितना फ़र्क है? जी हम आए हैं हल खरीदने के लिए। गंदम की काश्त का वक्त है तो इसलिए हल की ज़रूरत थी, रूटावेटर की ज़रूरत थी। फ़र्क इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। पिछले साल ये हल तक 80-90 हज़ार का मिल जाता था, अब 1,30,000 1,40,000 का है। रूटावेटर भी बहुत महंगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ खरीद नहीं सकते हम। हर चीज़ महंगी जो यानी कि ज़रूरी हालात में इस्तेमाल होती है। और वो अपने क्या नाम है, खाद, ये साथ स्प्रे वगैरह सारी चीज़ें महंगी हैं। बिजली महंगी है, लोग कह रहे हैं लोहा महंगा है। हमसे खुद भी कुछ चीज़ नहीं खरीदी जा रही है। तो खुदाया गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस चीज़ पर थोड़ा ख्याल किया जाए, ताकि हम काश्तकारों को, किसानों को थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि हम अपनी फसलों को अच्छे अंदाज में कर सकें इसको, और ताकि कुछ फसलें मिले तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हमारा कुछ रोज़गार चल सके। जी बिल्कुल, किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए। ये थे भावन नगर के काश्तकार जो कि बता रहे थे कि हल जिसकी कीमत पिछले साल जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपये थी, वो अब 1,30,000 से 1,40,000 रुपये पहुँच गए। इसी तरह दिगर ज़रूरी आलात है उनकी कीमतों में भी जो बेपनाह इजाफा हो गया। और दूसरी तरफ जो गंदम की फसल काश्त होने का वक्त है, काश्तकार जो वो गंदम की फसल काश्त करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो ज़रूरी आलात महंगे हैं। खाद और बिजली पहले ही महंगी थी, ज़रूरी आलात जो आलात है उनका भी महंगा कीमतों में इजाफा हो चुका है। अली हसन बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब बात करेंगे डेंगू मच्छर के हवाले से। डेंगू मच्छर ने जनूबी पंजाब के बासियों का पीछा न छोड़ा। 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। भक्कर में 5, मुल्तान में 4 अफराद डेंगू से मुतासिर। रहीमयार खान, सरगोदा और डीजी खान में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर, मियांवाली, खुशाब और लिया में भी 2 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं।
अपडेट करते चले आपको। डेंगू मच्छर ने जनूबी पंजाब के बासियों का पीछा न छोड़ा। 24 घंटों में 26 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि भक्कर में 5, मुल्तान में 4 अफराद में डेंगू की तशखीस पाई गई है। रहीम या खान, सरगोदा और डीजी खान में भी 3 मरीज सामने आ चुके हैं। बहावलपुर, मियांवाली, खुशाब और लैया में भी 2 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को पिछाड़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना के 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना की शरह 0.2% रिकॉर्ड की गई है। रहीम यार खान में कोरोना के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बहावलपुर, विहाड़ी में कोरोना का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। मियांवाली और बहावलनगर में भी कोरोना का एक मरीज सामने आ चुका है। आपको अपडेट करेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को पिछाड़ने लगे हैं। और खबर यह है कि 30 नवंबर के बाद बिना वैक्सीनेशन तलबा पर स्कूल के दरवाजे बंद होंगे। तालीमी इदारों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 17 साल से कम उम्र तलबा के लिए दूसरी डोज की 30 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। अपडेट करेंगे आपको। नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 30 नवंबर के बाद जो बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं होगा वो स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा। तालीमी इदारों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जबकि 17 साल से कम उम्र तलबा के लिए दूसरी डोज की 30 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शेख ज़ायद अस्पताल में वाईडीए का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर्स को निकालने पर नारेबाजी की गई, जबकि मुजाहिरीन का आला अफसरान से मसाइल के हल का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा। शेख ज़ायद अस्पताल में ढाक पर काम करने वाले डॉक्टर्स को निकाला जा रहा है, जिस पर वाईडीए शेख ज़ायद हॉस्पिटल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जिसकी क़ियादत सदर वाईडीए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्यों निकाला जा रहा है डॉक्टर्स? अस्सलाम वालेकुम। एक तो आसिम भाई आपका रोहित चैनल का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं। इशू ये है भाई कि भी सुनने में आया कि भी एमटीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट जो पहले था ना उसको एमटीआई को दोबारा ला रहे हैं। और उसमें ये है कि भी जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको फारिग करके 220 लोग हैं वो डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड आईसीयू और कोरोना वार्ड में ड्यूटियां की हैं। और इस टाइम पे उनको फारिग करके ये कहा जा रहा है कि भाई हम नया सिस्टम ला रहे हैं। अब उस सिस्टम में क्या पता है कि क्या ला रहे हैं आप, ये कोई तुक नहीं बनती कि भी पुराने लोग जो पहले काम कर रहे हैं सीनियर्स, उनको निकाल के आप नई सीटें अनाउंस करते हैं। 220 लोग हैं और 60 सीटें अनाउंस की हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये तकरीबन पंजाब के कुछ मुख्तलिफ और भी हॉस्पिटल्स में है, जिसमें चिल्ड्रन मुल्तान, डीजी खान, बावलपुर, और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब तक मेरे डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के ऑर्डर। शेख ज़ायद अस्पताल में ढाक पर काम करने वाले डॉक्टर्स को निकाला जा रहा है, जिस पर वाईडीए शेख ज़ायद हॉस्पिटल की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल साउथ पंजाब के तमाम अजला में कल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की सतह तक तलबा के माबैन इलेक्शन की पोलिंग का अमल होगा। तलबा उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा। पंजाब का फैसला। साउथ पंजाब में कल तमाम हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में तलबा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं मौजूद हूँ खानेवाल सेकेंडरी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में, जहाँ भी आज तलबा कैंपेन करते दिखाई दिए हैं और कल पोलिंग का अमल होगा। तो मजीद हम बात कर लेते हैं, इस पूरे इलेक्शन को सुपरवाइज कर रहे हैं अनवर अली खान साहब, इनसे जान लेते हैं जो तयगा कल इंतखाबात होने जा रहे हैं तलबा तंजीमों के। क्या कितने हमारे यहाँ पर उम्मीदवार हैं, वोटर्स की तादाद क्या है, क्या प्लान है? ये जी सदर के लिए 2 उम्मीदवार हैं, नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार हैं, और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 2 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं। और ये पोलिंग जो है ये हर क्लास के अंदर जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों के अंदर जो है वो उनके जो इंचार्ज साहिबान हैं और उनके साथ जो दूसरे 1-2 मावनीन जो ऑब्जर्वर के तौर पर वो बैठेंगे और इलेक्शन का इनकाद होगा। 9 से 12 बजे तक इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर नताइज मुरतब करके उनको उसके हवाले कर दिए जाएंगे। अच्छा, देखा कि ये जो एक्टिविटी गवर्नमेंट करने जा रही है, मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं कि इसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात होंगे, तालीमी हर्ज होगा या कुछ से बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल में इससे कोई तालीमी हर्ज नहीं होता।
اس میں طلباء کے اندر ایک خود اعتمادی آتی ہے اور یہی طلباء جو ہے آگے بڑھ کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھیں گے، اور میرے خیال میں یہ ایک احسن اقدام ہے، اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو کہ اب ہو رہا ہے۔ اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو اب عمل ہو رہا ہے۔ تاہم کل پولنگ شروع ہوگی، صبح 9 بجے 12 بجے تک جاری رہے گی، اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ خانے وال سے ندیم مغل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اب بات کریں گے کچھ ہاکی کے حوالے سے۔ 14 نومبر سے ہونے جا رہا ہے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سپورٹس گالا۔ سپورٹس گالا میں ہاکی کے کھیل کے لیے ملتان شہر کے سرکاری اسکولوں میں سے ٹیم کی سلیکشن ہونا شروع ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے الشفا آصف سے۔ الشفا بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں ہونے جا رہا ہے ایک میگا سپورٹس کا ایونٹ، جس میں ہاکی کی سلیکشن کے لیے یہاں پہ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول میں سلیکشن جاری ہے۔ اس وقت جو کوچ ہیں امان اللہ وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اسکول کے پرنسپل بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ 16 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا پورے ملتان میں سے۔ 11 ڈسٹرکٹ کی ٹیمز بنائی جائیں گی جن کے مابین یہ میچ ہوں گے۔ سر بتائیے گا کیا کرائٹیریا ہے بچوں کو چوز کرنے کا؟ پورے ڈسٹرکٹ سے لڑکے، اسکولوں سے بیسٹ جو ان کی چوائس تھی کہ 5-5 6-6 لڑکے لے کر جو پہلے سلیکشن ہوئی، اس کے بعد یہ فائنل سلیکشن ہونے جا رہی ہے۔ جب یہ ہمارا اسکولوں سے ٹیلنٹ آئے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی جو سینئر اور جونیئرز ٹیم جو ہے وہ انہی بچوں میں سے بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے اسکول کا بچہ بھی ہے جو سلیکشن ٹیم میں شامل ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اسکول کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان کا بچہ آگے جا کے ایک اچھا پلیئر بنے؟ یہ جذبات کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس انداز میں تمام بچے جو ہے سر کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ ملتان ڈسٹرکٹ کی ٹیم میں شامل ہو جائے۔ اور یہ اعزاز تمام تر انتظامیہ کو جاتا ہے اور بالخصوص سی او صاحب کو۔ امید ہے کہ یہاں سے اچھی ٹیمیں ہر اس میں سے نکلیں گی، چاہے کرکٹ ہو، چاہے بیس بال ہو، چاہے والی بال ہو، چاہے کوئی بھی ٹیم ہو، چاہے ہاکی ہو، اچھے پلیئر نکلیں گے اور آئندہ ملک کا نام روشن کریں گے۔ بچے تو پرجوش ہیں ہی، ساتھ میں جو جن سکول سے ان کا تعلق ہے ان کے سربراہان جی ٹھیک ہے الشفا، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔